A very good morning to class 8. Class, we are on the chapter 5 of civics, the judiciary. We are solving the exercise of this chapter, the MCQs, true, false. And now we are on the question 8, that is make sentences with each other or with each of the glossary words given on the next page. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं नेक्स्ट पेज के, मतलब यहीं पे हमारी क्वेश्चन हमारी बुक में जो दे रखा है ना, तो उससे हमारे पास ये वर्ड दे रखा है एक्विट, टू अपील, कंपेंसेशन, इविक्शन, वायलेशन। तो देख लीजिए, एक्विट का मीनिंग होता है अपराधी, यानी जिसके खिलाफ मुकदमा आपका चल रहा होता है उसको एक्विट बोलते हैं, जिसपे इल्जाम लगाए गए होते हैं। और टू अपील का मतलब होता है अर्जी लगाना कोर्ट में। और कंपेंसेशन मीन्स आपको बताया था क्षतिपूर्ति, यानी जब हम किसी का नुकसान करते हैं तब हमें उसकी जो क्षति करनी होती है उसके बदले में हमें उसका पैसा देना होता है कुछ भी, तो उसको हम कंपेंसेशन बोलते हैं। एंड सेकंड वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज इविक्शन। इविक्शन का मतलब होता है निकालना, यानी बेदखल, कहते हैं जायदाद से बेदखल कर दिया, तो उसी को तो वो इविक्शन कहलाता है, यानी बेदखली। और वायलेशन, वायलेशन मतलब उल्लंघन करना, जहां हम कोई भी कानून वगैरह नहीं मानते। तो इन्हीं के हमें कुछ सेंटेंसेस बना देने हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए हमने एक्विट पे बनाया है, द जूरी डिसाइड टू एक्विट द डिफेंडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पर जुडी होते हैं जजेस, जजेस का ग्रुप ऑफ जजेस जो आपको जजमेंट देते हैं। एक्विट मीन्स आपको बता ही दिया, अपराधी यानी जिस पे इल्जाम लगाए गए होते हैं। और डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का मतलब होता है अभियुक्त जिस पे मुकदमा चलाया जा रहा है, यानी जिसको दोषी ठहराया गया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा द जूरी डिसाइड टू एक्विट द, यानी दोषी ठहराया गया डिफेंडेंट को, क्योंकि जो भी उसने क्राइम किया उसके लिए, क्योंकि जितने भी उसके खिलाफ सबूत मिले हैं उसके आधार पर, तो जूरी ने उसको दोषी ठहराया है। फिर नेक्स्ट आता है टू अपील। अपील का मतलब होता है आपकी अर्जी लगाना। द डिफेंडेंट डिसाइडेड टू अपील टू द हाई कोर्ट आफ्टर हिज लॉयर सेड द कोर्ट्स डिसीजन वाज नॉट करेक्ट। तो डिफेंडेंट यानी आपका जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो वो उसने डिसाइड करा हाई कोर्ट में अपील करना, जब उसको जो है डिसीजन सही नहीं लगा, है ना। आफ्टर द हिज लॉयर सेड द कोर्ट डिसीजन वाज नॉट करेक्ट, उसने अदर कोर्ट में, मतलब हाई, पहले उसने ट्रायल कोर्ट में किया होगा, उसके बाद में उसने डिसाइड करा कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड आपका आता है कंपेंसेशन। तो देखिए इसको बनाया हुआ है, इन कंपेंसेशन फॉर द ट्रबल कॉज ड्यू टू फ्लाइट डिले द एयरलाइंस अवॉर्डेड द विक्टिम 50,000 रुपीज। तो इन कंपेंसेशन में, क्षतिपूर्ति में, क्योंकि फ्लाइट जो है देर हो गई, एयरपोर्ट पे किसी फ्लाइट की देरी हो गई, तो उस पर जो है उसके कंपेंसेशन में एयरलाइंस ने क्या किया, जितने भी उसके यात्री हैं उनके लिए क्या दिया, 50,000 रुपीज में दिए। तो ये कुछ जब आप जैसे एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री जाए या एयरपोर्ट वगैरह पर कभी फ्लाइट डिले हो जाए या कैंसिल हो जाए, तो उसमें ये जो एयरपोर्ट एयरलाइंस कंपनीज होती हैं, ये लोग क्या करती हैं, ऑफर देती है कुछ ना कुछ कि आपकी मतलब आपका नुकसान ना हो, है ना। तो उसमें 50,000 इसमें एज ए अवार्ड दिए। कंपनसेशन का आप लोग अपने खुद के भी सेंटेंस बना सकते हैं अगर चाहें तो। फिर है इविक्शन का मतलब निकालना। द कपल फेस इविक्शन बिकॉज दे फेल टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट टू द बैंक। तो कपल को क्या हुआ, घर मतलब निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बैंक की मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं दी। अब क्या, जैसे कोई लोन वगैरह लिया होगा घर के लिए, तो वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए होंगे, तो उनको निकाल दिया गया। फिर है वायलेशन का मतलब उल्लंघन। द ऑफिस स्टाफ प्रोटेस्टेड द कंपनी फॉर द वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। तो ऑफिस स्टाफ प्रोटेस्टेड मीन्स होता है विरोध करना, तो विरोध किया कंपनी का, क्योंकि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, यानी उनके अधिकारों का दोहन यानी हानि हो रही थी। तो उन्होंने, जब हमारी कोई भी बात नहीं मानी जाती है, जैसे मैं भी एक आपके मतलब स्कूल में वर्क करती हूँ, तो मतलब कहीं भी काम करने के कुछ नियम होते हैं, तो जब हमारे उसके अगेंस्ट कोई चीजें होती है तो हम भी क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। या हम क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां हमें अपनी आवाज उठाने का हक है, और वो भी सही के प्रति, गलत के प्रति नहीं। हम गलत के प्रति हम अगर आवाज उठाए, मतलब अगर बिना किसी बात के अगर हम आवाज उठाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो चीज हमारी नहीं सुनी जाएगी और उस पर हम पर ही फाइन लग जाएगा। तो वायलेशन मतलब प्रोटेस्टेड हम विद्रोह तभी कर सकते हैं जब हम कहीं पर सही होंगे। ठीक है, तो इसमें आप अपने खुद के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं क्लास। फिर नेक्स्ट आपका आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से आप क्या समझते हैं। तो जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आजाद, यानी किसी पे अधीन नहीं होना, है ना।
तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है द इंडिपेंडेंट जुडिशरी मींस दैट द जुडिशरी इज नॉट अंडर गवर्नमेंट, यानी जुडिशरी जो है गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, एंड डज नॉट एक्ट ऑन इट्स बिहाफ, और ना ही उसके हिसाब से काम करती है। कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जहां पर चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी सिटीजन हो, चाहे कॉमन पीपल हो, सबको एक बराबर नियम है सबके लिए। यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बात करें या किसी भी गवर्नमेंट की बात करें किसी भी कंट्री की, तो वहाँ के एक एक सिटीजन जुडिशरी के सामने क्या है, इक्वल है। अगर उसने अपराध किया है तो उसको जो है सजा मिलेगी, और अगर उसने अपराध नहीं किया उसको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अमीर गरीब यानी किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं है, अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। या ऐसा नहीं कि हमने सोर्स लगा दी, जनरली कहते हैं ना कि कोई पहचान है, कोई पहुंच है वहां पर तो बात बन जाए, तो ऐसा जुडिशरी सिस्टम में नहीं होता है। फिर निकाला 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। ये कह रहा है 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है आपकी, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपकी कौन कौन सी है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा। ये आपके 7 है, 7 सिस्टर्स भी कहलाती है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। तो इनका जो हाई कोर्ट है वो कॉमन है, यानी इन स्टेट्स में, क्योंकि छोटी छोटी सी स्टेट्स है तो इनका कोई अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, इनका सबका एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, जो कि कहाँ पर है, गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है, असम में। तो इट इज लोकेटेड एट गुवाहाटी। यही पूछा था कि वेयर इज इट दिस लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड एट गुवाहाटी। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम वन अनदर। क्या है, लीगल सिस्टम यानी जो हमारा कानूनी व्यवस्था है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और कैसे वो एक दूसरे से अलग है। तो देखिए दो तरीके की होते हैं। तो देखिए डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम हमारे 2 है, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। ठीक, क्योंकि हर चीज मतलब हर चीज क्राइम छोड़ना कहता है, कोई क्राइम आप हर किसी चीज को क्राइम नहीं कह सकते। सपोज अगर हमारी प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, उसके बीच में कोई झगड़ा है, तो उसको कोई क्राइम थोड़ी ना हो गया। क्राइम का मतलब हो गया आपका मतलब कोई मर्डर वगैरह कर देना, अपराध। तो ये कोई अपराध थोड़ी ना, प्रॉपर्टी पे तो हमारा हक है, तभी हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, है, तो वो क्राइम नहीं होगा। तो ऐसी चीजें सिविल में आती हैं। तो इसीलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लीगल सिस्टम को, सिविल एंड क्रिमिनल। तो ये आता है सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो इसी के अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं, जिसको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ कहा गया है। जैसे आपका क्रिमिनल लॉ जो है उसको देख लीजिए, क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, यानी जो कि अपराध कहलाते, जैसे कौन कौन से अपराध, जैसे क्रिमिनल में जैसे आपने ऑफेंसेस मतलब अपराध होता है, जैसे आपकी थेफ्ट हो गई, चोरी, चोरी करना गलत काम होता है ना, और हम चोरी कर रहे हैं तो ये गलत हो गया, यानी अपराध हो गया। रॉबरी, लूटपाट मचाना, और चीटिंग, किसी को धोखा देना, फिजिकल इंजरी, मर्डर कर देना, या किसी का कुछ नुकसान फिजिकली, किसी को हाथ पैर तोड़ देते हैं, कभी बार लड़ाइयां हो जाती हैं तो लोग एक दूसरे का सर भी फोड़ देते हैं। तो ऐसी जो ऑफेंसेस हैं वो आपके कहलाते हैं क्रिमिनल लॉ। तो इसी में सेकंड पॉइंट, जबकि सिविल लॉ आपका क्या कहलाता है, सिविल लॉ डील्स विद हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, मैरिज, रेंट मैटर्स। और सिविल लॉ में जबकि क्या आता है, आपके ऐसे मैटर आते हैं जैसे आपस में कोई झगड़ा हो गया, जमीन का कोई विवाद हो गया, खरीदने कोई सामान खरीदने, आपने किसी कंपनी से कोई सामान खरीदा, उस सामान में कुछ कमियां निकल आई, तो उसके खिलाफ आपने कोई मुकदमा या केस कर दिया। और मैरिज, शादियां वगैरह होती हैं, शादी में कई बार डिवोर्स भी होते हैं, कोई भी मैटर होते हैं, तो वो मैटर आपके जो है ऐसे रेंट मैटर्स होते हैं। जैसे रेंट वाला, कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, नारंग वाला, मिस्टर नारंग वाला, नितिन नारंग वाला, कि वो आते हैं अपनी रिटायरमेंट के अंदर, उन्होंने अपना घर खाली करवाना चाहा, लेकिन उसमें उनको काफी टाइम लग गया, उसके लिए उन्हें केस करना पड़ गया। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो आपके सिविल लॉ में आते हैं। फिर बी वाला पॉइंट इसमें है, क्रिमिनल केसेस यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर विद द पुलिस who afterwards investigate the crime after which a case is filed in the court। और क्रिमिनल केसेस जनरली कब स्टार्ट होते हैं, जब सबसे पहले क्रिमिनल केसेस में आपको क्या करनी पड़ती है, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आपको रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। पुलिस को सबसे पहले एफआईआर लिखनी पड़ेगी। एफआईआर में क्या होता है, आप
वो पुलिस को सब सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि क्या क्या है, पहले वो लिखवानी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो है पुलिस क्या करेगी, जब एफआईआर हो जाती है तब पुलिस जो है पूरी इन्वेस्टिगेट करती है कि ऐसा काम हुआ है कि नहीं हुआ है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद वो चार्जशीट फाइल करती है, यानी फिर वो केस लेती है। यानी कोई भी क्रिमिनल केस है तो सबसे पहले आपको एफआईआर करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता। सिविल केसेस में आपको एफआईआर की जरूरत नहीं है। Civil cases begin with a petition that is filed before the relevant court by the affected party only. सिविल केस में आपको एफआईआर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं। अगर आप मतलब जो भी पार्टी है, चाहे आप हो या कोई और भी हो, जो अफेक्टेड पार्टी है, वो डायरेक्ट जो है कोर्ट पे पिटीशन लगा सकती है। पिटीशन मीन्स होती है याचिका लगाना, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस का पहला तो यही हो गया कि इसमें रॉबरी, चीटिंग, फिजिकल इंजरी, मर्डर केसेस सारे आते हैं। और सिविल में आपके जो है परचेज ऑफ गुड्स, मैरिज, रेंट मैटर, या जनरल मैटर जो होते हैं जिसमें आपका किसी का नुकसान मतलब मारकाट नहीं होती है, वो आपके सिविल लॉ में आते हैं। फिर क्रिमिनल केसेस में एफआईआर पहले सबसे पहले करानी पड़ती है, और एफआईआर का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी होती है, कहाँ पे क्या हुआ, कितने बजे हुआ, किस डेट पे कौन कौन था, किस किस के बीच में हुआ, ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद में पुलिस जाकर जो है उसकी छानबीन करती है, और जब वो उन चीजों को पाती है तब पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट फाइनल करती है, और तब आपका केस स्टार्ट होता है। और सिविल लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता। सिविल केसेस में आपका जो है आपको डायरेक्ट आप पिटीशन डाल सकते हैं कोर्ट में। इसी में एक पॉइंट आपका और है कि इफ गिल्ट इज एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट ए पर्सन, और अगर जो है बिल्कुल सही बात निकल आई, जो भी मतलब केस हुआ है उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो देन ही कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन। तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है और उसको फाइन भी लग सकता है, यानी जैसा डिसीजन ऑफ द जज होगा, जज जो भी डिसीजन देंगे वो उसको सजा दे दी जाती है। जबकि सिविल केस में द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। सिविल केस में कोर्ट क्या करती है, सजा ना देके उसमें क्या होता है, जो भी चीजें कही गई होती है, अगर संपत्ति का प्रॉपर्टी का बंटवारा है तो कोर्ट बंटवारा कर देगी कि ऐसा नहीं है, सेक्शन चलना है। कहीं पर क्या नाम है रेंट का लेकर का कोई विवाद है तो वो कह देगी ठीक है आपको इस डेट तक ये घर खाली कर देना है, और जो भी रेंट है वो आपको इतने पे देना है, ये जो भी मतलब समझौता करा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है चैप्टर जुडिशरी जो है आपका कंप्लीट हो गया, आपकी इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसी में आपने बच्चों आप लोगों ने पूछा था करंट में कि चीफ जस्टिस हमारे कौन है ना, तो आपने जो है तो आपके शरद बोबड़े हैं चीफ जस्टिस आपके करंट में। और एक चीज इसमें इसी चैप्टर में आपके ये आ सकता है कि नंबर ऑफ हाई कोर्ट आपके कितने हैं तो इंडिया में, तो इस समय करंटली आपके 25 हाई कोर्ट है। और ये तो आपको बता ही दिया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ के कॉमन हाई कोर्ट है ना, कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। इसके अलावा नंबर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा दिल्ली में है, एक है, पूरी इंडिया का सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो दिल्ली में है। और उसमें नंबर ऑफ जजेस मैक्सिमम कितने होते हैं, 34। मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस में 34 होते हैं, जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस होता है। इस समय करंट चीफ जस्टिस हमारे हैं शरद बोबड़े, और जो है 47वें नंबर की ये चीफ जस्टिस है। और इसमें 34 मैंने बताया ना, मैक्सिमम जजेस आपकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 34 हो सकती है, जिसमें आपका एक चीफ जस्टिस और 33 आपके अदर जजेस होते हैं, असिस्टेंट जजेस कह सकते हैं हमारे, है ना। तो और इस समय जो करंटली अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने हैं तो वो आपके 34 ही हैं। अभी हाल ही में 4 जजेस, पहले 30 थे, अभी हाल ही में आपके 4 जजेस और अपॉइंट किए गए हैं, यानी इस समय मैक्सिमम स्ट्रेंथ चल रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो यहीं पर आपका जुडिशरी चैप्टर कंप्लीट है। कोई और डाउट हो क्लास तो दैट यू कैन आस्क इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।